गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नाउ वी आर गोइंग फॉर द ऑनलाइन क्लासेस जहाँ पर you will get all the information about your lesson. So this time we are going to change little bit. Now you will get the combination of videos plus such kind of the classes. ठीक है, आज जो टॉपिक हम कवर करने के लिए जा रहे हैं, दिस इज द टॉपिक अगेन फॉर द रिवीजन पर्पस हियर। ये आपकी एसएसटी का जो बुक है उसका फर्स्ट सेकंड लेसन, ठीक है, द अर्लीस्ट सोसाइटीज। ये पहले भी कराया जा चुका है, बट वी आर डूइंग हियर रिवीजन। यू विल फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द वीडियोस प्लस ऑल द थिंग। सो वी विल नॉट गो इन द डीप, वी विल कम विद some points where you will find out the combination of both videos plus written videos. ठीक है, the topic is here the earliest societies. Fine. तो सबसे पहले हम बात करेंगे the life of early human. In the foundation classes, I have given you some information. हो सकता है अभी आप लोग will not getting such kind of concept, तो थोड़ा difficult लगे. In that video, I also told you that the topic is very difficult because this is the part of earlier classes where it may be possible that you haven't focused on that. अगर आपको इसको पाना है, अगर आपको इसको समझना है, अगर आपको इसको जानना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर वे में फोकस करना पड़ेगा। अगर आप फोकस नहीं करोगे, so you will find out that topic is not clear. इसलिए इसमें पे एक कॉम्बिनेशन होगा वीडियो का प्लस ये, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं हम लोग द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन। यानी बिल्कुल शुरुआत आइसेस, पूरी दुनिया में बर्फ ही बर्फ था, कोई नहीं था धरती पे, इंसान भी प्रॉपर वे में नहीं रहे, ठीक है। जानवरों की तरह हम लोग रहते हैं। जैसे मैं पॉलिसी के यहाँ पे इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या मीनिंग होता है? इवोल्यूशन होता है जब हम स्टडी करते हैं किसी चीज हिस्ट्री के अंदर कि किस तरीके से एक वर्तन क्रमिक विकास कि वन आफ्टर वन व्हाट द चेंजेस कम, इंसान ने कैसे अपने आप को इम्प्रोवाइज किया आगे की प्रक्रिया। पहला मैसेज थे, फिर चलना सीखा। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द इवोल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग इसमें इसी के बारे में बात करेंगे कि वो टाइम पीरियड था when we are not having written records. आपको कोई प्रूफ नहीं मिलेगा कि क्या था, कैसे था, क्यों था, किस लिए था, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जो लोगों ने समझा उसके हिसाब से उसको बनाते हैं, ठीक है। फोसिल्स मिलेंगे। फोसिल्स क्या होते हैं? वहां पे लिखा हुआ है। फोसिल्स वो होते हैं जो रिमेन बच जाते हैं। कोई चीज बहुत सालों पहले यूज की जाती थी धरती में तब भी, ठीक है, वो पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो पाई। कभी कभार होता है मतलब शेप बदल लेता है, जैसे कोयला है, लकड़ियां होती है वो हाई टेम्परेचर पे धरती के अंदर जाती है, तो क्या हो जाता है वो पूरी तरीके से जलती नहीं, जिसकी वजह से उसके जो पार्ट्स बच जाते हैं वो खोदे थे। जैसे जानवर थे, इंसान थे, हड्डियां मिल गई, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें मिल गई जो उस समय था बट अब नहीं, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले जो ये मानव जाति की शुरुआत होती है, इंसानों की शुरुआत होती है, सबसे पहले पाया जाता है अफ्रीका। और जिंदगी जीते थे कैसे? हंटर्स। कुछ नहीं पता था कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे जीना है, बस चल रहा था। जैसे आजकल जानवर होते, बंदर होते, हम लोग दूसरी तरीके से रहते हैं। बट सबसे पहले अफ्रीका के अंदर इसके प्रूफ पाए गए और उसके बाद और अदर एशिया और यूरोपियन कंट्रीज में मिले, और सबसे पहले माना जाता है कि अफ्रीका के अंदर ही ऐसा ढूंढा गया। उसको फोसिल से सब कुछ मिले। हंटर से जिंदगी थी, शिकार करते थे, खा लेते थे, इकट्ठा करते थे, खा लेते, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन कैसा है। हथियार के रूप में क्या थे? वही लकड़ी के औजार, पत्थर के औजार, और लाइफ चल रही। तो ये आपके सामने एक छोटा सा वीडियो आएगा जिसमें आपको पूरा हिस्ट्री बताया है अर्ली ह्यूमन कि किस तरीके से जो अर्ली ह्यूमन थे वो क्या करते थे, अपनी लाइफ को जीते थे और कैसे वो चेंजेस करके आगे की तरफ गए। वीडियो ध्यान से देखिए, ठीक है। उसके बाद उस वीडियो के बाद हम फर्दर आगे जो चीजें हैं
उसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक हिस्ट्री हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही में इस बेल आइकन को दबाएं अगर आप पाना चाहते हैं इस चैनल की अपडेट सबसे पहले। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पाषाण काल के बारे में, जो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण युग यानी कि मीजोलिथिक एज और नव पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज। पाषाण काल का अंग्रेजी में अर्थ होता है स्टोन एज, जिसका तात्पर्य उस समय से है जब लोग अनेकों काम के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि पत्थरों से आग जलाना या फिर पत्थरों के हथियार बनाकर शिकार करना। इसे हम इतिहास की शुरुआत भी मान सकते हैं और इसके बिना इतिहास संपूर्ण रूप से अधूरा है। पाषाण काल लगभग 25 लाख वर्ष तक चला और इसे खत्म हुए करीब आज से 5000 साल हो चुके हैं। इसका अंत तब हुआ जब मानव ने ब्रॉन्ज जैसे धातुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज की। यह वह काल था जब मनुष्य चलने के लिए हाथों और पैरों दोनों का इस्तेमाल करना छोड़कर सिर्फ पैर की मदद से चलने लगा था। ऐसा करने के कारण मानव के हाथ अब अलग अलग प्रकार के कार्य करने के लिए फ्री हो गए थे। धीरे धीरे इंसान का एवोल्यूशन होता गया और देखते ही देखते मनुष्य का दिमाग भी सोचने के काबिल हो गया। इस काल को 3 हिस्सों में बांटा गया है। आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। इन अलग अलग कालों की मदद से हमें समझ आता है कि कैसे मनुष्य समय के साथ साथ विकसित होता चले गया और उसने समय समय पर क्या बदलाव पाए। यह वही युग था जिसमें मानव गुफाओं यानी कि केव्स में रहते थे और पत्थरों का सबसे ज्यादा उपयोग करते थे। पूरा पाषाण काल में मनुष्य सबसे अधिक समय तक रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आरंभिक पूरा पाषाण काल की। यह काल 5 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक रहा। इस काल में मानव शिकार, मछली पकड़ना और भोजन इकट्ठे करने जैसे कार्य करते थे। इनके हथियार क्लीवर, चाकू और पत्थर से बनी कुल्हाड़ी होते थे। मानव अपने तन को ढकने के लिए पत्तों का इस्तेमाल करने लगा था। इस समय के मानव गुफाओं में रहते थे। इस काल में एग्रीकल्चर यानी कि खेती और आग जैसी चीजों का ज्ञान मनुष्य को नहीं था। न ही इस काल में मनुष्य पहिया बना पाया था, जिसके कारण वह लंबे यात्रा करने में असमर्थ था। मध्य पूरा पाषाण काल, यह काल 40,000 बीसी से 23,000 बीसी तक रहा। इस काल में भी मानव ने भोजन के लिए शिकार, मछली पकड़ना और खाना खोजने जैसी प्रक्रिया को निभा रहे थे। इस काल में मनुष्य ने ब्लेड्स, बोरर, पॉइंट और स्क्रेपर जैसे उपकरण बनाने और इस्तेमाल करने सीख लिए थे। अपने तन को ढकने के लिए मानव अभी भी पत्तों का इस्तेमाल कर रहा था। इस काल में भी इंसान एग्रीकल्चर, आग और पहिए की खोज नहीं कर सका था। उत्तर पूरा पाषाण काल, यह काल 23,000 बीसी से 10,000 बीसी तक रहा। इस काल में भी मानव को एग्रीकल्चर से संबंधित कोई जानकारी नहीं थी और वह खाने के लिए शिकार, मछली पकड़ने और खाना खोजने वाली प्रक्रिया पर ही निर्भर था। इस काल में मनुष्य ने टूल्स बनाने के लिए जानवरों के हड्डियों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। भारत में सबसे पहली पैलियोलिथिक साइट कर्नाटक में 1842 में डॉक्टर प्रिमरोज द्वारा खोजी गई थी। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। इस पाषाण काल की शुरुआत 10,000 बीसी से हुई और यह 7,000 बीसी तक चला। यह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य का काल था। इस काल की खासियत यह थी कि इस काल में छोटे छोटे पत्थरों का खूब इस्तेमाल हुआ, जिसे माइक्रोलिथ्स के नाम से जाना जाता है। पहले तो मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और यहाँ वहाँ से खाना ढूंढकर अपना पेट भरते थे, लेकिन इस काल में उन्होंने पशुपालन भी शुरू कर दिया था। हर्डिंग यानी कि पशुपालन का प्रूफ यह प्रमाण हमें मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नाम की जगह के पास स्थित आदमगढ़ से मिलता है और राजस्थान के बागोर में भी इसका प्रमाण मिलता है। इस काल में माइक्रोलिथ से बनाए जाने वाले सभी टूल ज्यादातर त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगुलर शेप के थे। जानवरों की खाल निकालने के लिए पॉइंट नाम के टूल का इस्तेमाल किया जाता था। वैसे तो बोन टूल्स पूरा पाषाण काल के समय ही इस्तेमाल किए जाने लगे थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में इनका उपयोग भारी मात्रा में किया जाने लगा। जब यह काल खत्म होने वाला था, उसी समय इनिशियल एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, जिसकी मदद से मनुष्य ने अपना खाना प्रोड्यूस करना सीख लिया। तन को ढकने के लिए मनुष्य अभी भी जानवरों की खालों और पत्तियों का ही इस्तेमाल कर रहा था। इस काल में मनुष्य के हैबिटेट में बदलाव आया और वह जंगल से बाहर निकलकर मैदानों में रहने लगे, जैसे कि रिवर प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स में। इस काल में केव पेंटिंग के भी प्रमाण मिलते हैं।
इस काल में मनुष्य ने फायर यानी कि आग की खोज भी कर ली थी। इस काल में मिट्टी से बने बर्तनों के भी प्रमाण मिलते हैं। हालांकि मनुष्य अभी तक पहिए यानी कि व्हील की खोज नहीं कर सका था। इस काल को सबसे पहली बार कार्लाइल ने 1866 में विंध्या रेंज के रॉक शेल्टर्स यानी कि चट्टानों के पास डिस्कवर किया था। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल पाषाण काल का ही आखिरी पड़ाव माना जाता है, क्योंकि इसके बाद पाषाण काल पूरी तरह से समाप्त हो गया था। नवपाषाण काल इतिहास के कुछ जरूरी पन्नों में से एक है, क्योंकि यह वही युग है जब मनुष्य के रहन सहन में बड़े बड़े बदलाव आए और उसकी जीवन शैली पूरी तरीके से बदल गई। इसकी शुरुआत करीबन 9000 बीसी से वेस्टर्न एशिया में हुई, परंतु भारत में यह 7000 बीसी में आया। मेहरगढ़ नवपाषाण युग की सबसे पुरानी साइट है पूरे साउदर्न एशिया में। बाकी जितनी भी साइट्स डिस्कवर करी गई हैं सब बेहद नई थीं, जिनकी शुरुआत 5000 बीसी से 10000 बीसी के बीच हुई। हर्डिंग यानी कि पशुपालन और एग्रीकल्चर यानी कि खेती मनुष्य का मेन ऑक्यूपेशन बन गया। साथ ही में क्राफ्टमैनशिप की भी शुरुआत इसी युग में हुई। अब मनुष्य बेहतर से अति बेहतर बर्तनों और औजारों को बनाने में सक्षम हो गया था। इस युग में बोस और एरोस का इस्तेमाल किए जाने लगा, यानी कि धनुष और बाण का प्रयोग शुरू हो गया। इस युग में अगेट नामक मटेरियल का मुख्य रूप से इस्तेमाल हुआ। तन को ढकने के लिए मनुष्य ने जानवरों की खाल और पेड़ के पत्तों का ही इस्तेमाल किया। रहने के लिए यानी कि शेल्टर के लिए मनुष्य ने मिट्टी के घरों यानी कि मड हाउसेस का उपयोग करना शुरू कर दिया, और इसी प्रकार वह सेमी नोमैड से सेटलर बन गया। इसी युग में मनुष्य ने सोसाइटी बनाना आरंभ कर दिया, जहां मिट्टी के घरों से छोटे छोटे विलेजेस बन गए। अब मनुष्य खेती करने में सक्षम था, साथ ही में उसने आग का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए करना भी शुरू कर दिया था। 5000 बीसी के बाद मनुष्य ने व्हील यानी कि पहिए का भी खोज कर लिया था। आज हम गाय, बकरी, भेड़ आदि पालते हैं। इसकी असल शुरुआत इसी युग में हुई थी। कश्मीर में कुछ समाधियां मिली हैं जहां पर मानव के साथ उनके कुत्ते को दफनाया गया था, जिससे इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि उस युग के मनुष्य भी कुत्ते पालते थे। इस काल में उगाई जाने वाली कुछ फसलें यह थीं: जौ, गेहूं, चावल। पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ साउथ एशिया की वह पहली साइट थी जहां पर एग्रीकल्चर की सबसे पहले शुरुआत हुई। तो आशा करता हूँ आपने वीडियो देखा होगा, यहाँ पे आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी अर्ली ह्यूमंस के बारे में। अब बढ़ते आगे स्टोन एज की तरफ। यहीं से शुरुआत होती है स्टोन एज की, ठीक है। एंड स्टोन एज वो टाइम पीरियड था जहाँ पर पत्थर ही पत्थर थे, इंसान को कुछ नहीं आता था, इवन उसको ढंग से पता नहीं था कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो पूरे एरिया, वो पूरा एरा, वो पूरा टाइम पीरियड, उसको हमने एक नाम दिया, दैट इज द स्टोन एज। पर पत्थरों का यूज ज्यादा होता है, ठीक है। उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया: पैलेओलिथिक एज, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। पैलेओलिथिक मींस ओल्ड, बहुत पुराना है, बहुत पुराना। मेसोलिथिक मिडिल, उसके बाद थोड़ा, और न्यूलिथिक मींस नया, ठीक है। अभी 3 हमारे पास एजेस है, स्टोन एज के पार्ट है तीनों। अब इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग पढ़ने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आते हैं पैलेओलिथिक एज। जैसे कि मैंने बताया था, पैलेओलिथिक एज वो टाइम पीरियड था जो बहुत ही ज्यादा पुराना था, ओल्ड टाइम पीरियड था, जिसके बारे में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, ज्यादा वैल्यूएबल नॉलेज नहीं है। जो कुछ भी है उसमें ज्यादातर क्या है, अंदाजे पर ही बनाया गया है, ठीक है। जो सबूत इकट्ठा होते गए, चाहे वो खुदाई में निकले या किसी जगह पर पाए गए या फिर किसी केव में मिले, तो उसके आधार पर लोगों ने क्या किया, हिस्ट्री में दैट इज कॉल्ड द पैलेओलिथिक एज। इसको ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, इसको आइस एज भी कहते हैं। पूरी दुनिया में उसको बर्फ ही बर्फ था, कुछ भी नहीं था, इंसान बड़े मुश्किल से अपनी जिंदगी को जी पाता था। इवन हम कह सकते हैं पूरी तरीके से इंसान भी नहीं था, जानवरों की तरह रहता था, क्या खाना, क्या पीना, क्या रहना, बस चल रहा है, ठीक है। उसको खुद नहीं पता मैं क्या कर सकता। और ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर जो इसके एरिया होता है गंगा का प्लेन में था, यानी जिस जगह पे आज गंगा बह रही है उसके आसपास के जो किनारे वाले इलाके होते थे, उस जगहों पे ये ज्यादा रहता है, क्योंकि पानी बहुत जरूरी था फसल के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। और पानी बहुत सारे जानवर होते थे जो कि फूड का काम करते थे, प्लस ट्रांसपोर्टेशन के काम भी आता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। पूरे एरिया पाया जाता है 500 बीसी से 10,000 बीसी तक ये चलता है, ठीक है। ये था आपका पैलेओलिथिक एज का, ठीक। तो यहाँ पे जो पीपल थे हंटर्स थे,
और स्टोन टूल्स का यूज करते थे। तो आपकी बुक में भी इन्हीं टॉपिक्स को क्या किया गया है, बताया गया है। किस किस जगह पे कौन कौन सी साइट्स है उस जगह पे बताया गया है, कहाँ कहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिलेंगी जहाँ पे आज आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ फायर, यानी आग की खोज कैसे हुई। जैसा कि आपको पता है डिस्कवरी ऑफ फायर वाज नॉट फिक्स्ड, इट वाज सडन, अचानक से हो गया। जैसे कुछ करते हैं हो जाता है कुछ, बनाते हैं कुछ बन जाता है कुछ। तो ऐसे ही खाली टाइम था ही, कुछ कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ फायर। कैसे हुआ इसके वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, बट व्हाट द चेंजेस कम आफ्टर द फायर। इंसान जो पहले कच्चा खाता था पका के खाने लगा। फायर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खोज था, खाने के लिए या फिर अपनी सिक्योरिटी के लिए। जानवरों को भगाता था आग से, आग जलते रहने से कुछ दिखता था, रात में भी काम कर सकता था। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ फायर कैसे हुआ इसका छोटा सा वीडियो भी आपके सामने आएगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा। जब आप वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा डिस्कवरी ऑफ फायर कैसे हुआ एंड हाउ इट्स हेल्प द पीपल। तो वीडियो ध्यान से देखिए, इसी का पार्ट है, इसके अंदर ही आ रहा है। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे केव पेंटिंग, भीमबेटका और मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज। ठीक है, समूह में आदि मानव लेकर बैठे थे कुछ पत्थर। कुछ चपटे कुछ थे नुकीले, कुछ जैसे हो मोटी कीले। कुछ कुदाल कुछ भाले जैसे, कुछ में थे चाकू से धार। पत्थर से पत्थर को मार बना रहे थे वो हथियार। टकराया पत्थर से पत्थर, तब उससे निकली चिंगारी। पास ही था पत्तों का ढेर, आग सुलगते लगी न देर। सीख लिया जब आग जलाना, सर्दी का मौसम बना सुहाना। उनकी गुफा हो गई रोशन, खाने लगे पका कर खाना। खाने लगे पका कर खाना। खाने लगे पका कर खाना। आग तो आपने वीडियो देखा फायर का, आग का, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है केव पेंटिंग। इस स्टोन केस की डिटेल्स के बारे में अगर हमें जानना है तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इंसान रहता है गुफाओं में, रहता है केव्स में रहते हैं, एंड फॉर दैट टाइम पास, फॉर देयर knowledge, for their remembrance, they used to write something in the cave. That was the wall. On the wall they used to write something. They made the painting and all that. Whatever the activities they were doing, they were painting on the wall of cave. ठीक है? तो आज भी जब हम जाते हैं तो
भीमबेटका हो, जम्मू कश्मीर के अंदर हो, बिहार के अंदर हो, गुजरात के अंदर हो, सभी जगहों पे केव पेंटिंग्स पाई गई है और उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, डिटेल पता चलती है कि क्या है केव के अंदर, कैसे उस वीडियो को बनाया, कैसे उस पेंटिंग को बनाया गया, कैसे उन चीजों को बनाया गया। तो एक और वीडियो आपके सामने भी आएगा दैट इज रिलेटेड टू द केव। बड़े ध्यान से उसको केव पेंटिंग्स को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा एंड देन वी विल मूव फर्दर। वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। Hi friends, welcome to our channel. इंसानों की इमेजिनेटिव सोच जो उनको तरह तरह की क्रिएटिव चीजें करने में मदद करता है, वही हजारों साल पहले जन्म दिया था इंसानों की पहली आर्टिस्टिक वर्क केव पेंटिंग। आज हम उसी की हिस्ट्री और इवोल्यूशन को एक बार देखेंगे। केव पेंटिंग्स की शुरुआत होती है प्री हिस्टोरिक एज से। करीब 40,000 साल पहले पैलियोलिथिक एज में इंसानों ने इस चीज की शुरुआत किया था। ज्यादातर केव्स की दीवार और सीलिंग पर रेड और ब्लैक पिगमेंट से इस तरह की पेंटिंग्स को बनाया जाता था। वैसे आज के दिन की तरह इतना एडवांस कलर तो उनके पास नहीं होता था, तो वो लोग ज्यादातर ही नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का यूज करते थे, जैसे कि आयरन ऑक्साइड रेड कलर के लिए और मैग्नीशियम और चारकोल ब्लैक कलर के लिए यूज होता था। इनको एनिमल हेयर से बना ब्रशेस के साथ पेंट किया जाता था। शुरुआत की पेंटिंग के मुकाबले बाद की पेंटिंग्स में यूज होने वाली फाइन लाइंस पेंटिंग्स और मटेरियल्स की डेवलपमेंट इंडिकेट करता है। इन पेंटिंग्स में अक्सर जो देखने को मिलता है वो है ह्यूमंस, एनिमल्स, लेकिन कुछ जगहों में किसी एनिमल की इनर ऑर्गन्स को भी दर्शाया गया है। पिक्टोग्राफी दुनिया की सबसे पुरानी राइटिंग फॉर्म्स में से एक है जो केव पेंटिंग्स ट्रेडिशन में देखने को मिलता है। सिंपल पेंटिंग के साथ साथ वो लोग कॉम्प्लेक्स पिक्टोग्राफी भी बनाते थे, लेकिन इन सब पेंटिंग्स और स्टैचूज को बनाने का मकसद को लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी है। कुछ लोगों का मानना है कि इस काम के पीछे लोगों का कोई रिलीजियस सोच था, जैसे कि हंटिंग पे जाने से पहले उस एनिमल को पेंट करके रखना, उसकी सोल और नेचर को डेडिकेट करके। बहुत लोगों का यह भी मानना है कि एक इंसान की लाइफ एक्सपीरियंस को कलेक्ट करने के लिए इस काम को किया जाता था। ज्यादातर यूरोप के देशों में अफ्रीका और एशिया की कुछ जगहों की केव्स पर पेंटिंग्स देखने को मिलता है। 1914 के हिसाब से दुनिया की सबसे पुरानी केव पेंटिंग मिला है इंडोनेशिया में। तो चलिए जान लेते हैं दुनिया के कुछ फेमस केव पेंटिंग्स के बारे में। साउथ अफ्रीका की डार्केंसबर्ग पार्क, जहां पर 3000 साल पुरानी पेंटिंग्स देखने को मिलता है। स्पेन की अल्तामिरा केव्स में 1879 पर डिस्कवर्ड हुआ बाइसन पेंटिंग, जो एक बहुत ही फेमस केव पेंटिंग है। अब चलिए जान लेते हैं इंडिया के कुछ फेमस केव पेंटिंग्स के बारे में। मध्य प्रदेश की भीमबेटका, जहां की पेंटिंग्स दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग्स में से एक है। भीमबेटका के साथ साथ अजंता, इलोरा और एलिफेंटा जहां की पेंटिंग्स इंडिया की हिस्टोरिकल कल्चर को दर्शाता है। केव पेंटिंग्स हर जगह की ह्यूमन डेवलपमेंट, हिस्ट्री और कल्चर की एक झलक छोड़ के गया है। इंसानों की क्रिएटिविटी की शुरुआत की कहानी ये पेंटिंग्स ही हमें बताते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you want more such interesting historical content ahead, please subscribe to our channel. तो वीडियो आपने देखा, केव पेंटिंग कैसी लगी, नॉलेज आपका एनहेंस हुआ होगा। नाउ वी आर कमिंग ऑन द भीमबेटका। हमने देखा कि इस पूरे बुक के अंदर बहुत सारे साइट्स के नाम लिखे हैं। साइट्स क्या होता है? साइट्स वो जगह होता है जहाँ पर वो सारी एक्टिविटीज को करने के बाद कुछ चीजें पाई गई, आज वो हिस्टोरिकली सेव्ड है ताकि लोग उसको देखें, पढ़े, समझे। तो उन्हीं में से आपकी बुक में भीमबेटका नाम की जगह मध्य प्रदेश के अंदर उसके बारे में बड़ा अच्छा बता रहा है। और वो पैलियोलिथिक एज की हो, चाहे स्टोन एज की हो या फिर न्यूलिथिक एज की हो, बहुत सारी डिटेल्स उसके अंदर है। लोग वहां पे जाके देख सकते हैं, घूम सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आपको बहुत कुछ पता चले। तो क्या है उसमें, क्या बताया? मध्य प्रदेश में पाया जाता है होम ऑफ ओल्ड केव पेंटिंग, स्पेशली केव पेंटिंग्स की चीजों को वहां पे स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। जब आप वहां पे जाएंगे तो केव पेंटिंग्स के बारे में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो इसके लिए एक वीडियो है, आपके लिए डाल रहे हैं वीडियो को ध्यान से देखिए और फिर आपको पता चलेगा भीमबेटका के बारे में कि क्या है ये साइट। Good evening everyone. Namaskar. This is Dipanka Tiwari.
and thank you for watching my videos. Right now I'm standing in Bhimbetka, as you can see behind me. This place is popular because of the rock shelters, more than 600 caves and rock paintings. This place, Bhimbetka, is made up with two words, Bhim and Betika. Bhim is from Mahabharata and Betika means sitting, staying or living at a place. So at the time of Mahabharata, Pandavas came to this place and stay here for some times. And Bhim was living here. That's why this name came Bhimbetka. So let's go and explore this place. Bhimbetka caves and rock shelters was discovered by archaeologist Vishnu Sridhar Wakankar in 1957. Later in year 2003, it was declared a World Heritage Site by UNESCO. Bhimbetka is situated in Raisen district of Madhya Pradesh state, India. It is around 45 kilometers from the capital city, Bhopal. The nearest railway station is Hoshangabad, but it is better to go to Bhopal railway station as Bhopal has got very good connectivity of trains throughout India. The nearest domestic airport is also in Bhopal, and for international airport you can choose Delhi or Mumbai. The entrance charges varies from vehicle to vehicle that you take it inside the premises. If you are walking or cycling, you have to pay rupees 25 per person. If you are driving a bike with 2 people on it, you have to pay rupees 100. And if you are driving a car with 5 people inside, you have to pay rupees 300. This is the Auditorium Cave. This cave is one of the most significant features of Bhimbetka site, surrounded by big shining rocks. The Auditorium Rock is the largest shelter at Bhimbetka. All the archaeologists and the researchers give various justification about Bhimbetka caves and rock shelters. Like our ancestors communicated with each other through these paintings and drawings, and they documented their own life for future generation. These paintings are from Paleolithic period and Mesolithic periods. Out of all these caves, only 12 caves are open to public, and some of these paintings are almost 15,000 years old. This painting shows wild animals and the picture of people hunting them. Through these pictures, our ancestors try to show their lifestyle, their festivals, agriculture, and lots of things related to them. There are many paintings of elephants, sambar, bison, barasingha, deer, snake, peacock, and many more. This is a very good place for picnic with your friends or loved ones on weekends. So if you are in Bhopal or planning to visit Bhopal in Madhya Pradesh, do not forget to visit Bhimbetka and see the caves, rock shelters and rock paintings, as Bhimbetka is one of the top 10 places to visit near Bhopal.
after visiting all the caves and rock shelters, at the end there is a cave which is the temple of Vaishno Devi Mata. Now your journey to the Bhimbetka completes. I hope that you enjoyed this video. If this video was informative, please hit the like button, and if you have not subscribed for my channel, please subscribe it up. And I'll come again with some new video and new place. Till then, have a good day. Jai Shri Ram. तो आपने भीमबेटका भी देखा कैसे? ये भीमबेटका अकेला नहीं है, ऐसे हजारों साइट्स है दुनिया के अंदर, हजारों जगह है दुनिया के अंदर जहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलेगा। बात करते आगे मेसोलिथिक एज, जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी शुरुआत होके 10,000 BC से शुरू होके 8,000 BC तक क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, फर्क क्या पड़ा? पैलेओलिथिक एज से आके आके मेसोलिथिक एज में आग की डिस्कवरी हो गई, टूल्स चेंज हो गए, वे ऑफ लिविंग बदल गया। जो इंसान पहले कुछ नहीं पता था, आज कम से कम शिकार करता है और पका के खाता है, फिर वो खेती करने लगा है, पानी का यूज उसको पता चल गया। जो पहले हथियार पर पत्थर को होता था उसने उसको शार्प कर दिया, अच्छे टूल्स बना दिए, शिकार करना आसान हो गया, जंगलों को साफ करना आसान हो गया। इस वाले एज में जो थे कितने सारे चेंजेस आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत रिटन रिकॉर्ड्स आपके लिए मिलेंगे जो थोड़ा बहुत इतना सीख लेते हैं। अगला टॉपिक है न्यूरोलॉजी में, जो सबसे लेटेस्ट वाला है, ये थर्ड वाला है, फाइनल एज है स्टोन एज का, जो शुरुआत होता है 8,000 BC से 4,000 BC तक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है? दैट इज द व्हेन द पीपल ट्रांसफर फ्रॉम हियर टू हियर दे चेंज दिस। ठीक है, क्या हो गया? कल्टीवेशन करना सीख गया, यानी खेती बाड़ी करना सीख गया। रूल्स यहाँ पर बना लिया था, आरती को यहाँ पर हो गई थी, अब वो भोजन पका के खाने लगा था, अनाज उगाने लगा था, खेत बना लिए थे, घर बना लिए थे, पहले भटकते रहते थे, दूसरी जगह जाके रहते थे। और यहाँ पर क्या हुआ? न्यूरोलॉजिक एज में क्या हुआ? न्यूरोलॉजिक एज में हो गया तो इंसान जो भटकता रहता था अब एक जगह सेटल हो गया अपने ग्रुप के साथ, जंगलों को साफ करके खेत बना दिया, खेत में खेती करने लगे, जानवर पाल लिए, दूध मिलने लगा, मांस मिलने लगा। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी को क्या किया? स्टेबल कर दिया। ठीक है, फूड्स के अंदर चेंजेस आ गए और इस तरीके से इस वाले पार्ट में आप थोड़ा इस चीज को पढ़ेंगे। जब आप बुक्स के अंदर सारे टॉपिक्स को रीड करेंगे यू विल इजीली फाइंड आउट, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे, कुछ टर्म्स ऐसे होंगे और कुछ साइंस ऐसे होंगे जिसके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे इस लेसन को, तो स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। उन 3 पार्ट्स को जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि पैलेओलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूरोलिथिक एज, इन एजेस के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया। चेंजेस क्या हो गया? पैलेओलिथिक एज में कुछ खास चेंजेस था नहीं, इंसान को कुछ नहीं पता था, जैसे तैसे रह रहा था, खा पी रहा था, बस जंगलों में घूम रहा था। सडनली आगे डिस्कवरी करी उसने। उसके बाद आता है आपका मेसोलिथिक एज, जहाँ उसने थोड़ा बहुत अपने चेंजेस किए, पका के खाना शुरू किया, पानी का यूज पता चला उसको, फिर उसने क्या किया? टूल्स को अपने बेटर किए। ठीक है, उसके बाद उसको आग मिल गया तो आग से बहुत सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड हुए उसको। न्यूरोलॉजिक एज बिल्कुल नया लेटेस्ट सेपरेटली कोर्स मिल जाएगा आपको, पढ़ने लिखने सीखने के लिए, टेक्निकल सीखने बहुत सारे चीजें मिलेंगे आपको। ठीक है, कुछ टर्म्स थे, फॉसिल से मैंने पहले बता दिया था आपको। ओक्रे क्या होता है? दैट इज द पार्ट ऑफ अ कलर, जो गुफा में प्रिंटिंग होती थी, केव प्रिंटिंग होती थी, उसके अंदर कलर्स के लिए उसको यूज करते थे। और माइक्रोलिथ्स क्या होते थे? वो छोटे टूल्स, बड़े बड़े औजार नहीं, छोटे छोटे पैने औजार बनाए थे हमारे अर्ली ह्यूमन बीइंग्स ने, तो उसका यूज करते थे शिकार के। वो पैने होते थे, इसको क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ्स। ये स्मॉल टूल्स होते हैं, शार्प टूल्स। तो इस तरीके से हमने सेक्टर को कवर किया है वीडियोस, और आपको जरूर क्लियर होगा। कोशिश कीजिए, जब तक ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखना पड़ेगा। सो प्लीज see the video very carefully and then you will definitely find out the changes in your knowledge.